करें तो साक्ष्य अधिनियम के अंदर एविडेंस दो तरह के हैं, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई सेक्शन 2E कौन कौन से एविडेंस की बात करता है, या फिर द टर्म एविडेंस डिफाइंड अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसका मतलब क्या है कि जो एविडेंस टर्म डिफाइन की गई है सेक्शन 2 में, उसके अंदर कौन कौन से एविडेंसेस की बात की गई है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री की। हालांकि अभी अपने और भी काइंड्स ऑफ एविडेंस पढ़ेंगे, बट ये बात ध्यान रखना कि सेक्शन 2 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई सेक्शन 2 में जो एविडेंस डिफाइन किया गया उसमें कौन कौन से एविडेंस बताए गए हैं, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है द टर्म एविडेंस डिफाइंड अंडर, तो एविडेंस की डेफिनेशन कहां पे, सेक्शन 2 में। उसके हिसाब से दो ही काइंड ऑफ एविडेंस होते हैं, वन ओरल, दूसरा डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस में हमने क्या पढ़ा कि वो सब स्टेटमेंट given by witness before court, कोर्ट में विटनेस जो आकर बयान देता है उसको हम बोलते हैं ओरल एविडेंस। इवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीड, जो आजकल नया चीज आ गई है, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी दिया जाता है, जो हमने कल एग्जांपल पढ़ा कि भाई अगर वो बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू दे रहा है अपना बयान, तब भी वो क्या है, ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट। इसके अंदर क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आता है, वीडियो रिकॉर्डिंग, सीडी, डीवीडी, पीडीएफ, ये सब भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इन शॉर्ट हमने जब कल टॉपिक पढ़ा था तब हमने इतना सा पढ़ चुके थे कि भाई एविडेंस एज पर सेक्शन 2 दो तरह के होते हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल एविडेंस का मतलब होता है जो विटनेस द्वारा कोर्ट के अंदर जो बयान दिए जाते हैं, दैट इज ओरल एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होता है, वो सब डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं वो सब है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में और क्या इंक्लूड होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड होता है, और ओरल एविडेंस में और क्या इंक्लूड होता है, विटनेस जो अपने बयान देता है कोर्ट के अंदर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू अवेलेबल होके, वो भी ओरल एविडेंस है। अब आते हैं, ये तो अपने कल पढ़ चुके थे, अब आते हैं अपने काइंड्स ऑफ एविडेंस नाम के टॉपिक पे। यहां से एक टॉपिक बनता है, व्हाट आर दी काइंड्स ऑफ एविडेंस। अब जो सेक्शन 2 में जो बताया गया ना, वो तो ठीक है भाई, विटनेस एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक अगर मौखिक हो, एक अगर मान लो लिखित हो, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, काइंड्स क्या है, अलग अलग बेसिस पे इन्होंने अलग अलग काइंड्स बनाए। जैसे कि इन्होंने कहा भैया एक तो काइंड यही होता है ओरल डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। दूसरा होता है जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हियर से, ये तीन तरह के बनते हैं इसमें। तीसरा बनता है जी प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। उसके बाद बनता है जी रियल एविडेंस, पर्सनल एविडेंस। अब ध्यान देना, ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम पढ़ चुके हैं। आपसे अगर ये पूछा जाएगा व्हाट आर द काइंड्स ऑफ एविडेंस, तो हमको ये सारे लिखने हैं, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हियर से, प्राइमरी, सेकेंडरी, रियल और पर्सनल, सारे। तो अगर अपने से पूछा जाता है भाई ओरल एविडेंस क्या है, तो हम लिखेंगे ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम लिख देंगे क्या होता है। अब आते हैं इस पे, इस कैटेगरी पे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हियर से। मोटा मोटी एक बार समझ लेना, फिर अपने इसको इन डिटेल बात करेंगे। हाँ जी, हिंदी लैंग्वेज मतलब प्रॉपर हिंदी के अंदर, प्रॉपर हिंदी के अंदर तो ज्योति जी मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब एग्जैक्ट टू भी पूरा हिंदी तो नहीं हो पाएगा। ये है कि हाँ जितना है उसके अंदर जितना हिंदी में कर पाऊंगा उतनी कोशिश कर लूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हियर से एविडेंस, ठीक है। डायरेक्ट एविडेंस के अंदर हम सीधी सी बात ये बोलते हैं कि भैया अगर जो बंदा है, जो अपना विटनेस है, आप मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हियर से का। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हियर से को लेकर आप कोर्ट में हो,
आपके पास एक विटनेस आता है, एक गवाह आता है कोर्ट के अंदर। केस क्या चल रहा है? केस चल रहा है ए वर्सेस बी का। ए वर्सेस बी का केस चल रहा है। ए वर्सेस बी का जो केस चल रहा है उसमें केस ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, क्या ए ने बी का मर्डर किया है कि नहीं। ठीक है, आपके पास एक केस चलता है, विटनेस आता है। विटनेस का नाम है सी। ठीक है, अब आते हैं, विटनेस आता है, वो ये बोलता है कि सर मैंने ए को देखा है कि उसने मर्डर किया है, एक तरह का गवाह। आपके पास एक और विटनेस आता है डी। डी वो क्या बोलता है? वो कहता है सर मैंने मर्डर करते तो नहीं देखा इसको, पर मैंने इसको भागते देखा था, और जिस समय ये भाग रहा था उस समय इसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। ठीक है, ये हुआ एक तरह का। तीसरा, आपके पास एक विटनेस आता है ई। ये क्या बोलता है? ये कहता है सर मैंने नहीं देखा ये ने मर्डर किया है, ना ही मैंने ए को उस दिन देखा कहीं आसपास, इसको भागते हुए देखा, इसके कपड़ों पे खून, मैंने कुछ नहीं देखा। तो पूछते भैया तुम क्या कहना चाहते हो? सर मैंने ये बात सुनी है। किससे सुनी? सर एक आदमी, दो लोग थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि अरे इतनी तारीख को ए ने बी का मर्डर कर दिया। सर वो बात कर रहे थे। अब ध्यान देना, एक सी ने क्या बोला कि मैंने देखा है ए ने बी का मर्डर किया है। डायरेक्टली है, इस चीज को कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि क्या ए ने मर्डर किया है कि नहीं किया, या बोल सकते हैं मैटर अंडर इंक्वायरी क्या है, किस चीज की जांच चल रही है। क्वेश्चन क्या है? क्या ए ने मर्डर किया है नहीं। गवाह के वो बयान, विटनेस की वो स्टेटमेंट जो डायरेक्टली है उस टॉपिक को लेकर, जो डायरेक्टली उस चीज को लेकर है जिस पे जांच चल रही है। जांच क्या है कि क्या मर्डर किए है नहीं। इसने बोला हाँ मैंने देखा है मर्डर करते हुए, डायरेक्टली है। डी आ जाओ। इसने देखा नहीं है, इसका जो बयान है कि मैंने देखा नहीं है, मैंने इसको भागते हुए देखा, कपड़े पे खून लगा हुआ था, ये डायरेक्टली नहीं है। क्वेश्चन तो क्या है? क्या मर्डर किया है नहीं। डी ने क्या बोला? मर्डर को लेकर तो इसने कोई बात नहीं बोली, इसने तो कहा है मैंने तो ए को भागते हुए देखा था, कपड़ों पे इसके खून लगा हुआ था। ये क्या है? इनडायरेक्ट। ये क्या है? ई वाली बात, ये तो क्या है? इनडायरेक्ट। ई की बात क्या है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। देन आ जाइए ई की बात। ई की बात क्या है? ई कहता है कि हाँ मैंने देखा नहीं, ना ही मैंने ए को भागते हुए देखा, मैंने किसी से सुना, सुनी सुनाई बातें। ई की बात क्या है? सुनी सुनाई बातें। अब ध्यान देना, जो गवाह, जो एविडेंस की जो कैटेगरी है, जो डायरेक्टली है, जो बात या जो गवाह, जो सबूत डायरेक्टली हो मैटर ऑफ फैक्ट को लेकर, जिस चीज की जांच चल रही है उस पर वो डायरेक्टली हो, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस। जो डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली हो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एविडेंस। इसका दूसरा नाम है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तीसरा, सुनी सुनाई बातें, हियर से एविडेंस। जो विटनेस आता है, गवाही देता है, और उसने वो बातें खुद से नहीं गेन की है, उसको किसी और से पता लगी, फिर उसने आके कोर्ट में बताई। तो क्या है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हियर से। अब ध्यान देना, डायरेक्ट एविडेंस एडमिसिबल है, कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है, ये सही है। इनडायरेक्ट एविडेंस भी चलता है कोर्ट में, हियर से एविडेंस नहीं चलता। हियर से एविडेंस कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होता, कोर्ट उसको मानती ही नहीं है। डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बट हियर से नहीं है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। किसी को कोई भी सवाल पूछना है इस पे पूछ सकते हो, फिर अपने इस टॉपिक पे आते हैं, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, हियर से एविडेंस क्या होता है।
लो जी, अब आते हैं टॉपिक पे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हियरसे। सबसे पहले लेते हैं डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस को लेकर हम दो तरीके से बोलते हैं। एक, अगर जो एविडेंस है वो डायरेक्टली है टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ध्यान देना, अगर जो एविडेंस है वो डायरेक्टली रिलेट करता है टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। अब ध्यान देना, इस वर्ड पे ध्यान देना। जिस चीज की जांच चल रही है, जो सवाल है, उसको डायरेक्टली रिलेट होना चाहिए। आप कभी भी अगर ये जज करना चाहते हैं भाई एविडेंस डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, तो आप क्या देखेंगे, भाई जांच किस चीज की चल रही है। जांच ये चल रही है कि ए ने मर्डर किया है नहीं किया, उसके लेकर डायरेक्टली है या नहीं। आपके पास कोर्ट में केस चल रहा है, केस तो चल रहा है, ए ने मर्डर किया या नहीं किया, उस पर एक सवाल उठ जाता है। वैसे ही चलते चलते एक सवाल आ गया कि सर ये जो डॉक्यूमेंट पेश किया है, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, सही है या गलत है, ऐसा बोल दूं। अब सवाल क्या है, डॉक्यूमेंट। आप किस पे जांच कर रहे हो, डॉक्यूमेंट। केस कुछ भी चल रहा था, केस चल रहा था मर्डर का, उसी में एक सवाल उठ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। अब जांच किस चीज की चल रही है, डॉक्यूमेंट की। आप कहते हो अच्छा पहले तो ये प्रूव करो ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। अब जांच क्या है, डॉक्यूमेंट को लेकर। अब कोई गवाह आता है, वो उस डॉक्यूमेंट पे डायरेक्टली आता है। कोई ऑफिसर है जिसने वो कागज बनाया है, वो बोलता है सर मैंने ही कागज बनाया है, ये कागज ओरिजिनल है। डायरेक्टली है वो उस चीज को लेकर। तो हम मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, या जब हम बोले कि भाई सवाल जो चल रहा है, उसका मतलब ये नहीं है भाई केस नहीं, जो भी एट द मोमेंट जो भी जांच चल रही है, जिस भी चीज का सवाल है, उस सवाल पे जो भी एविडेंस आ रहा है, और अगर वो एविडेंस उस सवाल पे डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्टली यस या नो में डिसीजन दे रहा है, डायरेक्टली यस या नो में डिसीजन दे रहा है, वो डायरेक्ट एविडेंस है। ये मत बोल देना कि वो एविडेंस जो सिर्फ केस को लेकर हो। अगर एविडेंस किसी और चीज को लेकर आता है तो इनडायरेक्ट नहीं सर। एविडेंस डायरेक्ट कब होता है, हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप बोल रहे हैं ना। देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हाँ वही, पर अपने यहां पर जो बात समझने की बात आ रही है कि भाई हम जो बोलते हैं ना भाई डायरेक्ट एविडेंस है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एविडेंस जो डायरेक्टली केस को लेकर होता है वो डायरेक्ट है, नहीं। हो सकता है केस तो मर्डर का हो, उसके अंदर सवाल ये आता है कि ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत है। अब आप उस पर एविडेंस ले रहे हो। अब अगर डॉक्यूमेंट पे एविडेंस आता है और वो एविडेंस डायरेक्टली है, फॉर एग्जांपल कोई गवाह आता है और वो बोलता है हाँ सर ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, ये सही है, डायरेक्टली है उस डॉक्यूमेंट पे, तो वो भी डायरेक्ट एविडेंस है। तो हम यहाँ सिर्फ केस की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि वो एविडेंस जो डायरेक्टली केस को रिलेट करता है वो डायरेक्ट एविडेंस है, नहीं। हम कैसे लिखते हैं कि कोर्ट के अंदर जिस चीज की जांच चल रही है, कोर्ट के अंदर जो भी सवाल चल रहा है, एट द मोमेंट जो भी सवाल चल रहा है, कोई एविडेंस आता है और वो एविडेंस डायरेक्टली उस सवाल को, उस जांच को लेकर है, वो डायरेक्ट एविडेंस है। केस को डायरेक्ट है नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो डायरेक्ट एविडेंस क्या है, एविडेंस जो डायरेक्टली रिलेट करता है टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, या फिर हम बोल देते हैं स्टेटमेंट बाय फिटनेस जो डायरेक्टली रिलेट करता है टू फैक्ट अंडर इंक्वायरी। फैक्ट अंडर इंक्वायरी, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एविडेंस। कोई भी डाउट, कुछ भी, कोई भी डाउट किसी भी तरह का डायरेक्ट एविडेंस को लेकर।
अब आ जाइए इनडायरेक्ट एविडेंस पे। इनडायरेक्ट एविडेंस पे ध्यान देना। इनडायरेक्ट एविडेंस का दूसरा नाम क्या है? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसको हम किस तरह से बोलते हैं कि भाई एविडेंस डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, एविडेंस जो है डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। यहां पर ठीक है, एविडेंस में हम बोल देते हैं भाई वो एविडेंस जो डायरेक्टली होता है टू फैक्ट अंडर इंक्वायरी। सर्कमस्टेंशियल में हम क्या बोलते हैं? जो डायरेक्टली ना होकर जो क्या होता है? इनडायरेक्टली। अब ये इनडायरेक्टली का मतलब क्या है जी? कि भाई जांच तो चल रही है किसी सवाल पे, उस सवाल पे अगर कोई डायरेक्ट विटनेस आता है, जैसे कि सवाल था भाई मर्डर किया है या नहीं किया है, विटनेस आता है बोलता है हाँ सर मैंने देखा है मर्डर करते हुए, या विटनेस आता है बोलता है सर ये तो मेरे साथ था उस दिन, ये मर्डर कर ही नहीं सकता, बात खत्म, डायरेक्ट एविडेंस है। पर विटनेस आता है वो बोलता है कि सर मैंने इसको भागते हुए देखा, इसके खून लगा हुआ था, क्या पता वो खून किसका था, क्या पता उसके कोई इमरजेंसी हो इसलिए भाग रहा था, उसके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया हो, वो उसको हॉस्पिटल लेके गया हो इसलिए भाग रहा था, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कई बातें निकल सकती हैं। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो होता है जो इनडायरेक्ट होता है, जो क्लियर नहीं कह सकते हो आप, जिसपे आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ इस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये निश्चित हो गया कि हाँ भैया इसी ने मर्डर किया है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक तरह से इनडायरेक्टली होता है। अब जो कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इनडायरेक्ट होता है और उसमें कई तरह की बातें निकल सकती हैं, जैसे अभी अपने ने निकाला कि विटनेस कहता है सर मैंने इसको भागते हुए देखा था, इसकी शर्ट पे खून लगा हुआ था। अब इसके अंदर कई बातें निकलती हैं, क्या पता ये भाग इसलिए रहा था कि इसके घर में कोई इमरजेंसी थी, क्या पता इसके जो शर्ट पे जो खून लगा हुआ था वो खून नहीं वैसे ही रंग था, दूर से देखने में कैसे बोल दोगे खून है या रंग है, फ्लोर पे कई बार रंग गिरा होता है या खून गिरा होता है, नहीं पता लगता खून है या रंग है। तो कई इसके अंदर बातें निकल सकती हैं, इसी के लिए वजह सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे एक केस लॉ है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? वो एविडेंस जो इनडायरेक्टली रिलेट करता है टू फैक्ट अंडर इंक्वायरी। अब जो कि ये एविडेंस इनडायरेक्ट होता है, इसके अंदर कई तरह की हाइपोथेसिस बोल दो, इसके अंदर कई तरह की कहानियां बन सकती हैं। इसी की वजह से एक केस लॉ है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम रविंद्र प्रकाश मित्तल, जिस केस लॉ के अंदर इसके बारे में बात की गई। क्योंकि जैसे अपने ने अभी बात बोली कि भाई विटनेस आके ये बोलता है सर मैंने इसको भागते देखा, शर्ट पे खून लगा हुआ था, कई बातें हैं, सर क्या पता इसके घर में इमरजेंसी हो, वो खून था, गवाह विटनेस को कैसे पता वो खून था, क्या पता वो रंग हो, क्या पता वो रंग हो, तो कई बातें निकल सकती हैं। इसीलिए स्टेट ऑफ यूपी के केस मतलब रविंद्र प्रकाश मित्तल वाले केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया ऐसा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को आप ऐसे नहीं एक्सेप्ट करोगे जस्ट बिकॉज कोई एविडेंस है और वो सर्कमस्टेंशियल है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात बोली कि भाई चाहे डायरेक्ट एविडेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एविडेंस हो, वो कोर्ट में चलेगी, वो एडमिसिबल होगी। तो इसी को लेकर यूपी रविंद्र प्रकाश मित्तल में सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि ऐसे नहीं तुम एडमिसिबल कर लोगे, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस या इनडायरेक्ट एविडेंस तुम एडमिसिबल करोगे अगर फॉलोइंग चीजें फुलफिल होती हैं, कंडीशंस लगाई गई हैं। क्या कंडीशंस लगाई गई हैं? कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंक्लूसिव होना चाहिए, विच मीन्स निश्चित होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है उसमें सिर्फ एक ही हाइपोथेसिस बोल दो या स्टोरी बोल दो, एक ही स्टोरी बननी चाहिए। ये नहीं है कि उसके 10 50 20 एंगल बन सकते हैं, 2 3 एंगल बन रहे हैं, हम उस एविडेंस को नहीं लेंगे। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंक्लूसिव, कंक्लूसिव मतलब फाइनल होना चाहिए कि हम उस पर क्लियरली बोल सकते हैं कि हाँ मर्डर इसी ने किया है। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस नेचर का है जिसमें 2 3 कहानी बन सकती है, जैसे सर वो भाग रहा था, शर्ट पे खून लगा हुआ था, वो ये कह देता है कि सर मैं भाग रहा था क्योंकि मेरे घर में इमरजेंसी थी। इमरजेंसी कैसे थी? वो कह देता है सर उस दिन मेरे घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट था तो मुझे इमरजेंसी थी, और सच में एडमिट था। तो वहां पर जो विटनेस ने जो बात बोली है उसको कोर्ट एडमिसिबल नहीं करेगी। कोर्ट बोलेगी भैया ये जो एविडेंस है ये इनडायरेक्ट है और ये एविडेंस अभी क्लियर नहीं है, ये एविडेंस के अंदर कई तरह की कहानियां बन सकती हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे।
तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कंक्लूसिव होना चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एक ही हाइपोथेसिस, एक ही स्टोरी होनी चाहिए, वो एक ही एंगल की तरफ जाना चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो एक्यूज्ड की गिल्ट को लेकर जाना चाहिए। एक्यूज्ड की गिल्ट, गिल्ट मतलब कि भैया उसी ने ऑफेंस किया है। अगर इस तरफ लेकर जाता है तभी हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लेते हैं। कंक्लूसिव रिबर्टेबल नहीं है, कंक्लूसिव इररिबर्टेबल है। रिबर्टेबल कैसे है? इररिबर्टेबल है। कंक्लूसिव इररिबर्टेबल है, शैल प्रिज्यूम रिबर्टेबल है। शैल प्रिज्यूम रिबर्टेबल है, कंक्लूसिव इररिबर्टेबल है ना? ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसके अंदर बस आप ये दो बातें ध्यान रख लेना, ये छोड़ देना, इसको मत लिखना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को लेकर कि भाई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तभी एडमिसिबल होगा अगर फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होती हैं, विच इज 1, कंक्लूसिव होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। दूसरा, एक ही हाइपोथेसिस की तरफ लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके अंदर 10, 20, 50 तरह की कहानियां बन सकती हैं, फिर हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एडमिसिबल नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्लियर होना चाहिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डेफिनेट होना चाहिए कि आप उसके बेसिस पे ये बोल सको कि हाँ इसी ने ऑफेंस किया है। अगर उसमें कहीं भी डाउट रह रहा है, कहीं भी डाउट रह रहा है, हम उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को एडमिसिबल नहीं करेंगे। ये है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, या बोल दीजिए इनडायरेक्ट एविडेंस। हाँ जी, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। दो एविडेंस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपके पास कभी भी कोई केस चलेगा तो ज्यादातर ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही डायरेक्ट एविडेंस मिलेंगे कि हाँ कुछ सवाल क्या चल रहा है, जांच किस चीज की चल रही है, कि सर मर्डर हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट ही एविडेंस मिल जाएगा हर बार कि मैंने देखा मर्डर करते हुए। बहुत रेयर होता है कि आपको डायरेक्ट एविडेंस मिलता है, आपको ज्यादातर इनडायरेक्ट एविडेंस मिलते हैं। इनडायरेक्ट एविडेंस कैसे? कोई आके बताएगा कि हाँ सर इनकी 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी, तो वहां से आप बोलोगे अच्छा लड़ाई हुई थी, मतलब इस बंदे का मोटिव था, इस बंदे की इन दोनों के आपस में रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो मर्डर कर सकता है। फिर कोई आगे बंदा बताता है कि हाँ सर मैंने इसको उस दिन, इसको जो एक्यूज्ड है उसको घर के आसपास तो देखा था, इसके जिसका मर्डर हुआ है उसके घर के आसपास तो देखा था। तो ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट एविडेंस है जो कहीं ना कहीं इस तरफ लेकर जा रहा है कि शायद इसी ने मर्डर किया हो। तो आपके पास या तो एविडेंस होगा डायरेक्ट या होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एविडेंस को हम क्या बोलते हैं कि भाई वो एविडेंस जो डायरेक्टली रिलेट करता है फैक्ट अंडर इंक्वायरी को, या फिर विटनेस द्वारा दिया गया वो बयान जो डायरेक्टली रिलेट करता है जांच को, वो डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट का दूसरा नाम है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आपसे या तो पूछा जाता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के नाम से, या पूछा जाता है इनडायरेक्ट एविडेंस के नाम से। इसको हम क्या बोलते हैं कि वो एविडेंस जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है। विटनेस द्वारा दिए गए वो बयान जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, उल्टा लिख देना, बस इतना ही लिखना है, नॉट। इसके ऊपर, क्योंकि इनडायरेक्ट एविडेंस है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, तो इसके ऊपर एक केस लॉ है, जिस केस लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है कि भैया ऐसा है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कोर्ट जब कंसीडर करेगी, जब उसको एडमिट करेगी तो बड़ा ध्यान देगी। उसमें बोला गया ऐसा है, कोर्ट 2-3 चीजें देखेगी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, हाँ है, तो कोर्ट उस एविडेंस को तभी लेगी अगर वो निश्चित है, अगर उस एविडेंस के बेस पे आप कह सकते हो कि हाँ इसने ऑफेंस किया है, बिल्कुल क्लियर हो, तभी आप उस एविडेंस को लोगे। अगर उस एविडेंस के अंदर 2-3-10 तरह की बातें निकल सकती हैं, 2-3 अलग अलग कहानियां निकल रही हैं, जिसमें एक में तो लग रहा है कि इसने ऑफेंस किया है, दूसरे में लग रहा है कि नहीं इसने ऑफेंस नहीं किया है, हम उस एविडेंस को नहीं लेंगे। इन शॉर्ट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस लॉ, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रविंद्र प्रकाश मित्तल। एक और बात, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है बताइए, या राइट ए शॉर्ट नोट 2 या 3 नंबर में, तो ध्यान रखना।
यस, चले आगे। अब आ जाइए हियर से एविडेंस, सुनी सुनाई बातें। अब ध्यान देना, हियर से एविडेंस। देखो, एक तो एविडेंस क्या होता है कि भाई विटनेस ने खुद देखा, खुद सुना और कोर्ट में बात बताता है, वो तो है, वो हियर से नहीं होता। वो तो होता है कि भैया आपने खुद ही से उस चीज को देखा है। वो एक तरह से बोल सकते हो कि आपको पता था, चाहे वो डायरेक्ट कैटेगरी में जाए चाहे इनडायरेक्ट कैटेगरी में जाए, पर वो हियर से नहीं होता, सुनी सुनाई बातें नहीं होती। एक होता है जिन बातों को विटनेस ने ना तो देखा है ना सुना है, मतलब खुद से। मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन उठता है कि भाई एक फलानी जगह पे बॉम्ब बॉम्ब मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या नहीं हुआ, पर्टिकुलर एक प्लेस है वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या नहीं हुआ। मैंने नहीं सुनी ऐसी बात, मतलब बॉम्ब जब ब्लास्ट हुआ तब मैंने नहीं सुना, मुझे किसी ने बताया, कोई वहां का रहने वाला पर्सन है, उसने मेरे फोन पे उससे बात हो रही थी, उसने मेरे को बताया कि अरे आज हमारे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मैंने तो नहीं सुना ना बॉम्ब ब्लास्ट, मैंने तो नहीं सुना। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये कैसे आई है? क्या मेरे खुद के सेंसेस से आई है? ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मेरे खुद के सेंसेस से आई है? बॉम्ब ब्लास्ट या तो मैंने देखा होगा या सुना होगा। मैंने खुद देखा खुद सुना नहीं, मैंने क्या किया, किसी और बंदे ने सुना है और उसने मेरे को बताई है। कोर्ट कहता है ऐसे एविडेंस नहीं चलते हैं, ऐसे एविडेंस नहीं चलते हैं। एक सिंपल सी इसमें कहानी है। कोर्ट कहता है भाई कोई भी फैक्ट होगा ना, कोई भी फैक्ट होगा, वो ऐसा होगा या तो वो देखा जा सकता है, या तो वो सुना जा सकता है, या वो फील किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी का मर्डर कर रहा है तो कोई देख सकता है, ए बी का मर्डर कर रहा है, बी चिल्लाया तो कोई सुन सकता है। कहीं पर ये आता है कि यार यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो बॉम्ब ब्लास्ट को किसी ने देखा होगा, या हो सकता है उस ब्लास्ट की आवाज सुनी होगी, या हो सकता है ब्लास्ट के बाद जब धुआं उठा है तो किसी ने धुआं स्मेल किया होगा। तो ऐसा कुछ, तो कानून कहता है भाई फैक्ट जो है वो ऐसा हो सकता है कि या तो आप उसको देख सकते हो, या आप उसको सुन सकते हो, या आप अपने सेंसेस से उसको फील कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है जी। तो कानून कहता है भाई अगर फैक्ट ऐसा है जिसको देखा जा सकता है, तो वही आके कोर्ट के अंदर बयान दे सकता है जिसने उस चीज को देखा है। फैक्ट ऐसा है जिसको सुना जा सकता है, कोर्ट में वही आके बयान दे सकता है जिसने उसको सुना है। फैक्ट ऐसा है जिसको फील किया जा सकता है, जिसको स्मेल किया जा सकता है, जिसको टेस्ट किया जा सकता है, तो कोर्ट में वही आके बयान दे सकता है जिसने उसको फील किया है। ऐसा कोई भी गवाह, ऐसा कोई भी विटनेस जिसने उस फैक्ट को देखा नहीं है, फैक्ट देखा जा सकता था पर उसने नहीं देखा, नॉट एडमिसिबल। क्यों? वो हियर से है। वहां हम क्या बोलते हैं कि ये जो भाई साहब है ना, ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी कैसे? करने वाला, मतलब इंसिडेंट की दो पार्टीज होती हैं, एक जो ऑफेंस कर रहा है, एक जो विक्टिम है। एक जो ऑफेंस कर रहा है, एक जो विक्टिम है, ये तो हो गए फर्स्ट पार्टी। सेकंड पार्टी कौन है? जिसने इनको देखा होगा, जिसने उनको सुना होगा, जिसने उनको फील किया होगा, ये सेकंड पार्टी है, ये सेकंड पार्टी है। अब इसके बाद जो भी है, भाई मान लो ए ने बी का मर्डर किया, ए ने बी का मर्डर किया, सी ने ये बात देखी, सी ने ये बात देखी कि ए ने बी का मर्डर किया है, सी ने ये बात डी को बताई। अब डी ने तो नहीं देखी, डी ने तो नहीं सुना, डी ने तो नहीं फील किया, ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है। कानून कहता है ऐसी चीजें नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि भैया ऐसा है, ए ने बी का मर्डर किया, सी ने देखा, हो सकता है सी जब ये बात डी को बता रहा हो तो वो उसको जब इंटरप्रेट कर रहा हो तो इंटरप्रिटेशन के दौरान वो उसको इस तरह से इंटरप्रेट कर दे कि डी कुछ और ही समझ जाए। तो यहां पर क्या है कि जो एक्चुअल जो इंसिडेंट है उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं कंफर्म कर सकते कि यार सच में ऐसा ही हुआ होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल, बॉम्ब ब्लास्ट वाला उठा लो। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जयपुर में, मेरे को किसी ने फोन किया, मेरे को बताया भाई हमारे यहाँ आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मैंने फोन पे सुना, बात खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं कोर्ट में जाता हूँ, मैं कहता हूँ सर मैंने, मेरी दोस्त से बात हो रही थी, उसने मेरे को बताया कि हमारे यहाँ आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कोर्ट बोलते किस दोस्त से? उस दोस्त से। दोस्त को बुलाया जाता है,
वो कह देता है मैंने तो ऐसी बात ही नहीं बताई। बताओ, वो कह देता है ऐसी बात ही नहीं बताई, किस बात की ऑथेंटिसिटी है मेरी? वो कह देता है मैंने इसको ये थोड़ी बोला था बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, मैंने तो इसको ये बात बोला था भी बाहर बच्चे पटाखे बजा रहे हैं, ये उस चीज को बॉम्ब ब्लास्ट समझ गया। तो ऑथेंटिसिटी नहीं कंफर्म कर सकते कि जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो मैंने सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ, वो सच है झूठ है, मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ क्या सच में मुझे उतनी बातें बताई गई थी, या उससे ज्यादा भी कोई बात बताई गई थी, या मुझे कम बातें बताई गई थी, मैंने उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दी। ऑथेंटिसिटी नहीं है। तो कानून कहता है कि भैया ऐसा है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी इन तक तो एविडेंस सही है, जहां भी ये थर्ड पार्टी आके कोर्ट में बयान देगा इसका बयान नहीं लिया जाएगा। ये आता है हियर से एविडेंस में। अब ध्यान देना, हम हियर से एविडेंस को क्या बोलते हैं? हम हियर से एविडेंस को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन गेन्ड बाय विटनेस थ्रू अनदर ह्यूमन एजेंसी, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन्ड by witness not from his own senses. Evidence as to fact of which information gained not through own sense। अब ध्यान देना, हम हियर से एविडेंस को क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? थर्ड पार्टी एविडेंस, सुनी सुनाई बातें। इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि भैया ऐसा है, हियर से एविडेंस होता है, हम उसको बोलते हैं कि भाई एविडेंस गिवन बाय विटनेस, एक ऐसे विटनेस द्वारा एविडेंस दिया जाता है जिसने उस चीज की इंफॉर्मेशन कहां से ली है? उसने इंफॉर्मेशन खुद से नहीं ली है, खुद के सेंसेस, हाँ खुद के सेंसेस से, या खुद से इंफॉर्मेशन नहीं ली है, उसने इंफॉर्मेशन ली है किसी और इंसान से, किसी और पर्सन से, उसको हम बोलते हैं हियर से एविडेंस। हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं है अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हियर से एविडेंस कई सुनी बातें, हाँ एडमिसिबल नहीं है। हियर से एविडेंस का दूसरा मतलब अपन बोले सुनी सुनाई बातें एडमिसिबल नहीं है, नॉट एडमिसिबल। नॉट एडमिसिबल मतलब कोर्ट ऐसे ऐसे एविडेंस को लेगी ही नहीं, कंसीडर ही नहीं करेगी। नॉट एडमिसिबल हो सकता है ये रेलेवेंट हो, केस को लेकर हो, केस के अंदर पार्टी का इंटेंशन बता रहे हो, ऑब्जेक्टिव बता रहे हो, पर्पस बता रहे हो, कुछ भी केस को लेकर हो, केस से कनेक्टेड हो, रेलेवेंट हो, पर एडमिसिबल नहीं होगा। हियर से एविडेंस हो सकता है रेलेवेंट हो, पर एडमिसिबल नहीं होगा। याद आपने रेलेवेंट बात पढ़ा था, भाई केस से कनेक्टेड हो सकता है और रेलेवेंट हो सकता है, पर एडमिसिबल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। तो हियर से एविडेंस को हम क्या बोलते हैं? हम हियर से एविडेंस को अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो हम क्या बोलते हैं? एविडेंस गेन्ड नॉट फ्रॉम own senses, evidence gained या फिर evidence और information gained from another person, another person। Here say evidence not admissible। इतनी सी कहानी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है।
अपने एक टॉपिक पढ़ेंगे, काफी बड़ा सा टॉपिक चलेगा, हियर से एविडेंस, एडमिशन, कन्फेशन, ये सब हियर से एविडेंस के एक्सेप्शन है, अपवाद है, पर अपने उसको जब प्रॉपर हियर से एविडेंस एज ए टॉपिक पढ़ेंगे तब अपने उसको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना ही रखना कि हियर से एविडेंस एज ए जनरल रूल नॉट एडमिसिबल, जनरल रूल। क्योंकि जो अपवाद पढ़ने के लिए हमको पहले नॉलेज चाहिए, एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, और भी एक दो और अपवाद है उनकी, पहले उनकी नॉलेज चाहिए, फिर हम समझ पाएंगे अपवाद कैसे है वो। हाँ जी, अब टॉपिक पे आए दोबारा। लो भाई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हियर से अपने देखो एविडेंस पढ़ रहे हैं, एविडेंस में हम एक कैटेगरी कल कर चुके हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। आज अपने पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और हियर से। डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? वो एविडेंस जो डायरेक्टली रिलेट करता है ए मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी को, मतलब कि वो एविडेंस जो डायरेक्टली रिलेट करता है जांच को, वो एविडेंस जो डायरेक्टली रिलेट करता है जांच को, वो एविडेंस जो इनडायरेक्टली रिलेट करता है उसको हम बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंशियल के ऊपर केस लॉ अच्छे से पढ़ लेना, सर्कमस्टेंशियल अलग से भी पूछा जाता है, उसको इस हिसाब से भी प्रिपेयर कर लेना। देन इज हियर से एविडेंस, हियर से एविडेंस भी अलग से पूछा जाता है, पर अपने अभी हियर से एविडेंस को एक बार और, मतलब जब हमारे मतलब लगभग नहीं तो ऐसा करेंगे अपने, हाँ जब अपना साक्ष्य अधिनियम के मेन टॉपिक खत्म हो जाएंगे तब पढ़ेंगे इसको, क्योंकि उसके लिए वो सब जानना जरूरी है। तो हियर से एविडेंस क्या होता है? वो एविडेंस जो विटनेस द्वारा दिया जाता है, जिसकी नॉलेज उसको कहां से आती है? खुद से नहीं, उसके खुद से उसको नहीं पता लगती, उसको नॉलेज आती है थ्रू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन ने वो चीज की ज्ञान लिया होता है, उसको देखा होता है, सुना होता है, और वो आके विटनेस को बताता है, उसको हम बोलते हैं हियर से एविडेंस। जनरल रूल ये है कि हियर से एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता है। ये हुई दूसरी कैटेगरी। कोई भी डाउट अभी तक इस चीज को लेकर? अब आ जाइए प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। ये जो क्लासिफिकेशन हुई है ये हुई है डॉक्यूमेंट्स के केस में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस में। जैसे अपना ये था डायरेक्ट इनडायरेक्ट था ना, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट हियर से, ये तो क्लासिफिकेशन की थी इन्होंने ओरल एविडेंस के केस में, कि ओरल एविडेंस में एक क्लासिफिकेशन हो सकती है। ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने की, मतलब कैटेगरी बनाई, ये बनाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस में, कि भैया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब आता है ना तो वो दो तरह से आ सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। मतलब कि जब डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरिजिनली प्रोड्यूस होता है, हम उसको बोलते हैं प्राइमरी एविडेंस। और वो ओरिजिनली ना होके उसकी कॉपी पेश की जाती है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश की जाती है, तब हम बोलते हैं सेकेंडरी एविडेंस। अभी इतना ही रखना, क्योंकि अभी इसके अंदर इतना ही समझना। हालांकि प्राइमरी सेकेंडरी के अंदर बहुत बातें हैं, पर वो अपने प्राइमरी सेकेंडरी आगे पढ़ेंगे तब उसको इन डिटेल देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझना, क्योंकि फिर क्या है, फिर वो अपने थोड़ा टॉपिक से आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के केस में अगर वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनली खुद डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया जाता है तो हम उस एविडेंस की कैटेगरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट के केस के अंदर अगर उसकी कॉपी पेश की जा रही है, सर्टिफाइड कॉपी पेश की जा रही है, फॉर एग्जांपल जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो वीडियो रिकॉर्डिंग ओरिजिनल ना पेश करके उसकी कॉपी को पेश किया जा रहा है, सेकेंडरी एविडेंस। वॉइस रिकॉर्डिंग ओरिजिनली ना पेश करके उस वॉइस रिकॉर्डिंग की कॉपी पेश की जा रही है, सेकेंडरी एविडेंस। तो ये होता है प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। एंड देन इज थर्ड कैटेगरी, रियल पर्सनल। ये क्या है जी? ऐसा है, कोर्ट के अंदर कई तरह के एविडेंसेस आते हैं। कोर्ट के अंदर मान लो क्रिमिनल केस है तो जिससे मर्डर किया, मर्डर वेपन हो गया चाकू, बंदूक, जिसको मारा गया उसके मान लो कपड़े थे जो खून के लगे हुए कपड़े, वो पेश किए जाते हैं कि सर ये देखो कपड़े जिस पे खून लगा हुआ है, ताकि बता सकें कि हाँ देखो सर उसी का ही खून है, उसी की डेथ हुई है, उसी के ही कपड़े हैं। ठीक है, ये हो गया। या फिर जिसको मारा है वो खुद आता है कोर्ट में कि सर देखो मुझे मारा है, मेरे सिर में टांके लगे हुए हैं, मेरे चोट लगी हुई है, ऐसा कुछ होता है। या फिर क्या होता है
कोर्ट में एक बंदा आता है, विटनेस आता है, वो गवाही देता है, वो बयान करता है कि उसके साथ क्या हुआ। दोबारा बोल रहा हूं, 2 एग्जांपल देता हूं। एक, मुझे किसी ने मारा पीटा, मैं कोर्ट में गया, मैंने केस किया, उसके बाद कोर्ट ने मुझे गवाह के तौर पर पेश किया। कोर्ट ने मुझे बुलाया कि हाँ भैया बताओ क्या बात है। तो एक तो मैंने कोर्ट को बताया कि सर मैं, मान लो आज तारीख है 5 तारीख, सर मैं 1 फरवरी को अपने घर जा रहा था, मुझे 2 लोगों ने रोका और उन्होंने मुझसे पैसे मांगे, जब मैंने पैसे देने से मना किया उन्होंने मुझे मारा। कोर्ट ने ये बात देखी? नहीं देखी, कोर्ट ने नहीं देखी। दूसरा, कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है मारा, फिर कहाँ कहाँ चोट आई, सर ये देखिए, मैंने उनको दिखाया कि सर ये देखो मेरे सिर में चोट आई है, सर ये देखिए यहाँ मेरे टांके आए हैं, फिर मैंने बताया सर ये देखिए मेरा कंधा टूट गया। ये, अब जब मैं कोर्ट को ये बोल रहा हूँ कि सर सिर में टांके आए हैं, सिर में चोट लगी है, कंधा टूट गया, वो कोर्ट देख रही है उस बात को? देख रही है। तो कानून कहता है कोर्ट के अंदर जब एविडेंस आता है तो 2 तरीके का होता है। एक, वो एविडेंस जिसको कोर्ट खुद अपने सेंसेस से फील कर सकती है, जिसकी इंफॉर्मेशन कोर्ट खुद अपने सेंसेस से ले रही है, उसको हम बोलते हैं रियल एविडेंस। कि भैया वहां किस, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोर्ट खुद से ही समझ जाएगी। आप बोल रहे हो आपको मारा, आपके सिर में टांके हैं, मतलब आपको मारा है, कोर्ट खुद, आप बोल रहे हो टांके हैं, कोर्ट खुद देख रही है हाँ टांके हैं। आप बोल रहे हो कि सर ये मर्डर वेपन है, चाकू या बंदूक, कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है, अच्छा ये है। कोर्ट ऐसा नहीं है कि कोर्ट सोच रही है कि कैसा हुआ होगा, नहीं, सामने ही है इंसिडेंट। तो कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के केसेस में भी क्या होता है, कई एविडेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन या जिनकी नॉलेज कोर्ट खुद गेन करती है, उसको हम बोलते हैं रियल एविडेंस। और कई एविडेंस ऐसा होता है जो कोर्ट की नॉलेज में आते हैं थ्रू पर्सन्स। भाई विटनेस ने आके बात बताई क्या हुआ, फिर कोर्ट उसको सपोज करती है, अच्छा ये सड़क से जा रहा होगा, इसको किसी ने रोका, फिर उससे पैसे मांगे, तो ये कोर्ट के सामने तो हुआ नहीं। ये सब बातें जो है कोर्ट सपोज कर रही है, उसकी बातों पे एक सिचुएशन बना रही है, एक है ना भाई, ऐसे ख्वाब से बना रही है। तो दैट इज पर्सनल। ठीक है भाई, कोर्ट को ये जानकारी किसी पर्सन के थ्रू आ रही है। एक होती है जिस जिस एविडेंस की जानकारी या जिन चीजों की जानकारी कोर्ट खुद अपने सेंसेस से लेता है, कि कोर्ट के सामने वो चीज दिख रही है, दैट इज रियल एविडेंस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता, रियल पर्सनल कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। ये वाले कैटेगरी ज्यादातर जो पूछा जाता है प्राइमरी सेकेंडरी, कई बार पूछा गया। हियर से एविडेंस कई बार पूछा गया है, प्री मेंस दोनों। हियर से एविडेंस में ये बात याद रखना, नॉट एडमिसिबल, जनरल रूल है, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कई बार पूछा गया है, ठीक है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मेंस का क्वेश्चन है ये। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछा गया, डायरेक्ट एविडेंस फिर भी नहीं पूछा गया। काइंड्स ऑफ, ये ओरल डॉक्यूमेंट्री कई बार पूछा गया। ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री क्या होता है। ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या इंक्लूड है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड है। ओरल एविडेंस में क्या इंक्लूड है, अगर विटनेस अपना बयान ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से देता है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू देता है, वो भी ओरल एविडेंस है। तो ये काइंड्स ऑफ एविडेंस है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हियर से, प्राइमरी सेकेंडरी, रियल पर्सनल, ये कुछ काइंड्स ऑफ एविडेंस है। कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट, कुछ भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो काइंड्स ऑफ एविडेंस को लेकर। जी, ये रहा।
चले आगे चले, कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। अब एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एविडेंस तो हो सकता है आए ना आए, पर वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सबसे ज्यादा चांस है आने के। फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इश्यू। फैक्ट क्या होता है, रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है। चलो भाई, अब आ जाओ अपने आगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे इसकी, इस टॉपिक को अपने बाकी कल करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है और अपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अभी इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं ताकि आप लोग को कल पढ़ने में दिक्कत ना हो। अब ध्यान देना, क्रिमिनल केस बना लेते हैं, ठीक है। क्रिमिनल केस, आप जज बने, जज बनोगे, आपके पास फाइल आएगी। जैसी फाइल आती है, फाइल मतलब वकील आता है, वकील अपनी कहानी बताता है, वो आपको सारी बातें बताएगा। उसके अंदर वो बोलेगा कि सर, मान लो जो जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है वो आता है, सर मेरे मुवक्किल को मारा गया, पीटा गया। वो बोलता है सर मेरे मुवक्किल का ये नाम है। क्या बोलता है कि सर जिसको मारा गया ना, जो मेरा विक्टिम है, उसका ये नाम है। सर उसके फादर का ना ये नाम है। सर वो रहने वाला फलानी जगह का है। ठीक है, आप बोलते हो ठीक है। उसकी सर उम्र ये है। ठीक है, फिर आपको बताता है कि क्या क्या इंसिडेंट हुआ, वो आपको सारे इंसिडेंट बताता है। वो ऐसे हुआ, ये हुआ, वो सर इन दोनों की पहले आस पड़ोस में रहते थे, उस चंद साल पहले इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद समझौता हो गया था। सर एक दिन ऐसे ही ये घर से बाहर निकला तो वो साथ वाला पड़ोसी दारू पिया हुआ था। सर इनकी फिर कहासुनी होगी और जो पड़ोसी था उसने इसको मारा पीटा। फिर उसके बाद वो आपके सामने कई बातें लाता है कि सर ये देखो, ये वीडियोग्राफी है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग है, कोई कैमरा लगा होगा घर के बाहर, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग लाता है। सर ये देखो फोटोज, इसके कपड़े फटे हुए हैं, इसके चोट लगी हुई है, सर ये देखो मेडिकल रिपोर्ट, फलाना ढिमकाना, ये सब कई चीजें आई आपके पास। कानून कहता है ये सब फैक्ट है। बिल्कुल है भाई, ये सब फैक्ट है। तो कानून कहता है भाई तीन चीजें होती है आपके पास जब केस आता है, उसमें तीन चीजें होती हैं। जो एक चीज हमेशा होती है फैक्ट। ये क्या है जी, फैक्ट। मतलब कि आपके पास हर तथ्य होता है और जो भी चीज हो वो फैक्ट जरूर होगी। वो रेलेवेंट है नहीं है, उससे आगे वो तो आगे की कहानी है, फैक्ट जरूर होगी। फैक्ट, उसका नाम, बाप का नाम, उम्र, ये सब फैक्ट है। ये सब फैक्ट है। तो कानून कहता है ऐसा है जी, आपके पास कोई भी केस होगा ना, उसमें फैक्ट होंगे, तथ्य होंगे जी, बिल्कुल होते हैं। उसमें भी वो कहता है फैक्ट दो तरह के होते हैं, फिजिकल फैक्ट, मेंटल फैक्ट। अब ये क्या है सर, ये कहता है भाई ऐसा है, वो सब फैक्ट जो आपको बताए जा रहे हैं जो किसी इंटेंशन की तरफ लेकर जाते हैं कि सर देखिए उसकी मार, उसकी एक्यूज की इंटेंशन थी मारने की, पीटने की, एक्यूज जो कर रहा था उसकी उसकी नॉलेज थी। तो वो सब तथ्य जो आपको लेकर जाते हैं कि पर्सन की इंटेंशन, मेंटल फैक्ट को लेकर जाते हैं, मेंटल इंटेंशन को लेकर जाते हैं, वो होते हैं मेंटल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट क्या होते हैं सर, बाकी सब फिजिकल फैक्ट है। ये क्या बात हुई सर, तो कानून कहता है भाई बाकी सब फिजिकल फैक्ट है। मतलब कि आप बोलते हो कि भाई उसका नाम ये है, तो ये फिजिकल फैक्ट है, नाम है ये ऐसा, आप उसको पढ़ सकते हो, उसका आईडी कार्ड होगा उस पर पढ़ सकते हो, नाम है ऐसा। आप बोलते हो उसकी उम्र इतनी है, ये फैक्ट है। ये कौन सा फैक्ट है, फिजिकल फैक्ट है। आप बोलते हो कि भाई उसके इतनी चोटें लगी हैं, आप, तो ये क्या है, ये फिजिकल फैक्ट है कि हाँ उसके चोटें लगी हैं। उसको अगर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसकी चोटें दिखेंगी, तो कोर्ट बोलेगा कि हाँ यार इसकी चोटें दिख रही हैं, ये फिजिकल फैक्ट है। तो कानून कहता है भाई बाकी सब फिजिकल फैक्ट होता है। हम इसको कैसे बोलते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से बोलते हैं कि भैया ऐसा है, वो सब फैक्ट जो मेंटल कंडीशंस बताते हैं, हम उसको बोलते हैं मेंटल फैक्ट। जो पर्सन्स की मेंटल कंडीशन बताते हैं। मेंटल कंडीशन मतलब कि भाई उसकी इंटेंशन थी नहीं थी, उसकी नॉलेज थी नहीं थी, ये सब चीजें। क्योंकि हम क्राइम में क्या बोलते हैं कि इंटेंशन होना जरूरी है, इंटेंशन होना
जरूरी है। तो वो सब फैक्ट जो पर्सन की मेंटल कंडीशन बताते हैं, वो वाला फैक्ट नहीं कि ये पागल था, ये मेंटल कंडीशन, वो नहीं, उसकी इंटेंशन, उसकी नॉलेज, ये बताते हैं, वो मेंटल फैक्ट है। ऐसा कोई भी फैक्ट जो मेंटल फैक्ट की कैटेगरी में नहीं है उसको हम बोलते हैं फिजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट, फिजिकल फैक्ट आप कैसे भी सोच लो, वो चीज जो देखी जा सकती है वो फिजिकल फैक्ट है, जो सुनी जा सकती है वो भी फिजिकल फैक्ट है, जो जो सूंघी जा सकती है वो भी फिजिकल फैक्ट है, जो टेस्ट की जा सकती है वो भी, सब कुछ फिजिकल फैक्ट है, सब कुछ, दैट इज फिजिकल फैक्ट। चलिए जी, हो गया। अब कानून ने बोला भाई देखो आपके पास केस आएगा, उसके अंदर तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे, वो सारे फैक्ट होते हैं। वो फैक्ट दो कैटेगरी के होते हैं। कुछ फैक्ट तो होंगे जो एक्यूज की मेंटल कंडीशन बताएंगे, मेंटल कंडीशन मतलब कि उसका इंटेंशन था या नहीं था, उस चीज की तरफ रिलेट करेंगे, वो तो होंगे मेंटल फैक्ट। बाकी क्या होंगे? फिजिकल फैक्ट। ठीक है, अब इसी फैक्ट के अंदर आगे की कहानी बनेगी। ये क्या है? कानून कहता है भाई इसी फैक्ट में आपकी आगे की दो कहानियां बनेंगी, या तो फैक्ट होगा रेलेवेंट फैक्ट या होगा फैक्ट फैक्ट इन इश्यू। ये क्या है? तो कहता है ऐसा है जी, वकील आके अपनी बात बोलेगा, हाँ साहब बोलेगा, दूसरा वकील भी तो आएगा, फिर वकील आके बोलेगा भाई एक पर्सन है उसने मेरे बंदे को मारा, तो दूसरा वकील भी तो आएगा जिस पे आरोप लगे हैं कि नहीं मारा, ये था वो था। तो कानून कहता है भाई एक फैक्ट इधर से आते हैं, एक फैक्ट इधर से आते हैं। ठीक है, वो बातें जिन पे दोनों फैक्ट पढ़ने के बाद, वो बातें जिन पे आपको लगता है केस का डिसीजन डिसाइड हो सकता है, वो तीन चार बातें बनेंगी। क्या? ये कहता है भैया मेरे बंदे को मारा गया है, दूसरा कहता है मेरे बंदे को नहीं मारा गया, तो आप क्या बोलोगे? ये बात डिसाइड करो कि मारा गया है कि नहीं मारा गया, इससे केस का डिसीजन आ सकता है। ये कहता है कि सर मेरे बंदे को मारा गया, दूसरा कहता है सर मारा तो है पर प्राइवेट डिफेंस में मारा है, तो आप बोलोगे भाई ये केस, ये फैक्ट डिसाइड करो कि जो मारपीट हुई है वो प्राइवेट डिफेंस में हुई है कि नहीं हुई। क्यों? इससे केस डिसाइड हो जाएगा। हालांकि उन्होंने और भी बातें बोली होंगी, फैक्ट और भी बोले होंगे, पर वो फैक्ट जिसपे ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्शन पे होंगे, एक कह रहा होगा यस, दूसरा कह रहा होगा नो, वो होंगे फैक्ट इन इश्यू। तो फैक्ट के अंदर, केस के अंदर सारे फैक्ट होंगे, केस के अंदर वो फैक्ट जो आपको लगता है जो केस का डिसीजन दे देंगे, उसको हम बोलते हैं फैक्ट इन इश्यू। जो पार्टीज की राइट बताएंगे, पार्टीज की ड्यूटीज बताएंगे, ड्यूटीज मतलब पार्टीज लायबल है या नहीं ये बताएंगे, वो हम फैक्ट इन इश्यू बोलते हैं। फिर रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है सर? सर रेलेवेंट फैक्ट का मतलब होता है वो सारे के सारे फैक्ट जो आपको फैक्ट इन इश्यू की तरफ लेकर जाते हैं, वो इश्यू की तरफ। अब देखो उसका नाम ये है, वो तो फैक्ट इन इश्यू की तरफ नहीं लेके जाता, वो सिर्फ फैक्ट है, वो रेलेवेंट फैक्ट नहीं है। उसके बाप का नाम ये है, उसकी उम्र ये है, ये रेलेवेंट फैक्ट थोड़ी है, फैक्ट है बस, रेलेवेंट फैक्ट थोड़ी है। अब आती है आगे की बात कि इन दोनों की दो, एक साल पहले आपस में लड़ाई हुई थी, ये कहीं ना कहीं फैक्ट इन इश्यू पे ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये बता सकता है कि हाँ भाई इन्होंने रिलेशन गड़बड़ाए हुए थे। हालांकि ये केस का डिसीजन नहीं दे सकता कि इनकी एक साल पहले लड़ाई हुई थी, इसका मतलब क्या उसने आज भी मारा होगा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। पर ये कहीं ना कहीं आपको केस की तरफ ले जा सकता है, या आपको फैक्ट इन इश्यू की तरफ ले जा सकता है कि भाई अब जो लड़ाई हुई है वो भी लड़ाई, मतलब पहले लड़ाई थी इनकी, पहले इनमें रिलेशन खराब थे, तो अब जो लड़ाई हुई है वो रिलेशन खराब थे पहले से, विच मीन्स लड़ाई हुई है। तो अगर आप ये बात पे आ जाते हो कि इनके रिलेशन खराब थे, तो प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि अब भी लड़ाई होने के चांसेस है, तो वो बनते हैं रेलेवेंट फैक्ट। तो सिंपल सी बात, केस के अंदर हर तरह का फैक्ट होता है, जो भी केस के अंदर बातें बोली जाती है वो सब फैक्ट होती है। वो या तो फिजिकल फैक्ट होगी या मेंटल फैक्ट होगी। मेंटल फैक्ट क्या होता है? वो फैक्ट जो पार्टीज की कंडीशन बताता है। मेंटल कंडीशन का मतलब है जो इंटेंशन, नॉलेज, ये बताता है। पर्सन दिमाग से पागल है, ये सब मेंटल फैक्ट नहीं है। ठीक है, ये नहीं बातें हैं। दूसरा जो फैक्ट होता है केस में, वो दो तरह के होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट ही होगा, हर फैक्ट फैक्ट इन इश्यू ही होगा, नहीं, कई फैक्ट सिर्फ फैक्ट में ही रह जाते हैं, जैसे नाम, उम्र, बाप का नाम, रहने वाला कहाँ का है, ये सब, 2 दिन पहले कहाँ गया था, रात को खाना क्या खाया था, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट के अंदर दो तरह की कैटेगरी बनती है, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू। केस के अंदर वो फैक्ट जो आपको लगता है कि पार्टीज केस का डिसीजन दे सकती हैं या पार्टीज की राइट्स बता सकती हैं। कैसे? पार्टी कह रही है कि सर मुझे मारा गया, वो लिखते हैं कि सर मुझे इतनी तारीख को इतने बजे इसने मारा पीटा, डंडे से मारा, मेरा सिर फट गया, ये वो।
दूसरी पार्टी ये फैक्ट बोल रही होती है कि सर हमने कोई मारा पीटा नहीं है, उस तरह उस समय उस दिन तो हम फलानी जगह पे बैठे थे या हम तो हमारे घर पे सो रहे थे। अब आपको लगता है ये बोल रहा है कि इस समय पे मारा गया, ये बोल रहा है नहीं मारा गया। इस फैक्ट पे केस का डिसीजन आ सकता है। दोनों में से एक की बात सही होगी, वो है फैक्ट इश्यू। केस के अंदर ऐसा कोई भी फैक्ट जिससे केस का डिसीजन आ सकता है कि मारा गया या नहीं मारा गया, या हम बोले वो फैक्ट जिस पर पार्टीज कॉन्ट्राडिक्शन में है, एक कह रहा है, दूसरा कह रहा है नहीं है, उसको हम बोलते हैं फैक्ट इश्यू। अब आ जाइए रेलेवेंट फैक्ट। रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है? फैक्ट हो गया, फैक्ट इन इश्यू हो गया। फैक्ट इन इश्यू आपको बहुत मेन बातें लगेंगी। रेलेवेंट फैक्ट क्या हुआ है? वो सब केस के अंदर वो सारे फैक्ट जो फैक्ट इन इश्यू की तरफ आपको ले जा सकते हैं, जो केस से कनेक्टेड बातें हो सकती है। केस से कनेक्टेड मतलब कैसे? लीगली कनेक्टेड, कि भाई ऐसा कोई भी फैक्ट जो ये बताए कि हाँ सर इसका इंटेंशन था, ऐसा कोई भी फैक्ट जो ये बताए कि हाँ सर इनमें रिलेशन तो अच्छा नहीं था, ऐसा कोई भी फैक्ट जो ये बताए कि सर 2 दिन पहले ये डंडा खरीद के लाया था, मतलब प्रिपरेशन कर रहा था ऐसा क्राइम करने की, तो वो सब रेलेवेंट फैक्ट है। पर ऐसा तो नहीं कि 2 दिन पहले डंडा खरीद के लाया था तो उसने उसको मारा ही मारा है। फैक्ट इन इश्यू तो नहीं डिसाइड होता ना उससे, वो फैक्ट इन इश्यू की तरफ लेकर जाता है। तो हम क्या बोलते हैं, एक बार अभी शॉर्ट में कर देते हैं। फैक्ट 2 तरह के होते हैं, फिजिकल मेंटल। प्री में पूछा जाता है। तो फिजिकल फैक्ट क्या होता है? फिजिकल फैक्ट सिंपल सा ध्यान से रख लेना कि भाई वो चीज जो मेंटल फैक्ट नहीं होती है। फिजिकल फैक्ट को यहाँ पर लॉ में जो लिखा गया है कि भाई थिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, मतलब कि जो भी तथ्य लिखे गए हैं वो सब फिजिकल फैक्ट है। बट वो तथ्य जो मेंटल फैक्ट की कैटेगरी में आते हैं, वो तथ्य जो मेंटल कंडीशन के बारे में बताते हैं, वो फिजिकल फैक्ट नहीं होते हैं। तो फैक्ट 2 तरह के होते हैं। फैक्ट इन इश्यू केस के वो फैक्ट जिनको प्रूव करने पे आप केस का डिसीजन निकाल सकते हो। आप ये बता सकते हो कि एक किसी पार्टी की राइट इन्फ्रिंज हुई है, नहीं हुई है, कि कोई पार्टी लायबल है, नहीं है, दैट इज फैक्ट इन इश्यू। केस के अंदर वो सब फैक्ट जो केस से कनेक्टेड माने जाते हैं, जो आपको फैक्ट इन इश्यू की तरफ लेकर जाते हैं, वो होते हैं रेलेवेंट फैक्ट। इसके अंदर अपने को बहुत कुछ पढ़ना है। रेलेवेंट फैक्ट का जो लीगल नाम है विच इज फैक्टम प्रोबेंस, ये पूछा जाता है। फैक्टम प्रोबेंडम, ये पूछा जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पूछा जाता है। कई इसके अंदर बातें हैं जो ऑब्वियस है कि इतने से समय में हो नहीं पाएंगी अपने, तो टॉपिक बीच में रह जाएगा। तो अपने इस टॉपिक को कल करेंगे, ठीक है? यस, कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक फिर बीच में रह जाएगा। फिर बात तो ये कल भी अपने को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तो अपने इसको कल अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर कई बातें हैं। फैक्ट की डेफिनेशन, रेलेवेंट फैक्ट की डेफिनेशन, फैक्ट इन इश्यू की डेफिनेशन, फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू में डिफरेंस, और किस तरह से रेलेवेंट फैक्ट का जो नाम है फैक्टम प्रोबेंस, फैक्टम प्रोबेंडम, ये नाम कैसे पड़ा, ये सब चीजें, ठीक है? ये कुछ एक बातें हैं। कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी क्लास अपनी तरफ से खत्म है। चलो भाई, कर दे फिर क्लास खत्म। थैंक यू। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू।